नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज एक ख़ास लोकेशन पे हम बैठे हुए हैं और एक नया चेहरा मेरे चैनल के लिए मेरे साथ में है। और हम जानते हैं सर से कि हम किस लोकेशन में हैं और आपका छोटा सा परिचय प्लीज़ बताएं सर। नमस्कार जीतू भाई, वेलकम टू अजमेर एट सनीब्रुक स्टड फार्म। जी, यू आर मोस्ट वेलकम। जी सनीब्रुक स्टड फार्म जो अजमेर में लोकेटेड है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम जानते हैं साहब का छोटा सा परिचय सर प्लीज़ बताएं। सर मेरा नाम सनी लूनिया है। मैं अजमेर मेरा गांव लगता है, मैं रहता बॉम्बे में हूँ जी। और मेरा स्टड फार्म यहीं अजमेर में है जी। और मेरा प्रोफेशन मैं ज्वेलर हूँ। ओके, बाय प्रोफेशन आप ज्वेलर हैं। ओके, तो सर यहाँ पे अजमेर में हम लोग कितने समय से हमारा स्टड फार्म जो है वो अभी जो अभी है स्टड फार्म वो कितने समय से यहाँ पे है? सर 8 साल समझ लीजिए। 8 साल। पहले यही स्टड फार्म महाराष्ट्र में होता था, करजत में। पर वहाँ से मैंने अपने जानवर यहाँ अजमेर में शिफ्ट कर लिए। ओके, सो अगर हम बात करें जर्नी ऑफ आर जर्नी इन हॉर्सेस, तो कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा बताएं। सर पैदा हुए थे तब से घोड़े देख रहे हैं, पापा पाल रहे हैं तब से। ओके। पुष्कर में हमारा फार्म होता था, दुनिया राइडिंग फार्म करके। और तब से ही शौक चढ़ा हुआ है हमको तो घोड़ों का। तभी से राइडिंग कर रहे हैं, घोड़ों के साथ पले बड़े हैं। फिर थोड़े टाइम के लिए हम सब बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। तब रहते तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो बॉम्बे का ही है मेरा। पर हम शिफ्ट हो गए बॉम्बे में। तो बॉम्बे शिफ्ट हो गए तो फिर उसके बाद घोड़े वहाँ रखे नहीं। फिर वहाँ पे मैं कॉलेज स्कूल के बाद मैंने कॉलेज में जैसे ही गया तब मैंने फार्म चालू किया डॉग ब्रीडिंग का। फिर वहाँ पे मेरा छोटा भाई हर्ष लूनिया ले आया एक घोड़ा। 1 से 5 हुए, 5 से 10 हुए जी। और फिर वो बढ़ता ही चला गया। अब काउंटिंग नहीं है, मतलब बहुत अच्छे नंबर्स में अच्छे नंबर्स हैं। मैं मानता हूँ कि गिनने से कम होते हैं, इसके लिए मैं गिनता नहीं हूँ। जी, करेक्ट बात है। तो अगर हम बात करें सनीब्रुक स्टड फार्म, अगर इसके मीनिंग में अगर हम जाएं तो थोड़ा सा उसको बताएं प्लीज़। सनी मेरा नाम है, ब्रुक्स एक छोटी सी स्ट्रीम होती है जो जाके नदी में मिल जाती है। वैसा ही मेरा फार्म था पिछला वाला करजत में। तो उसके बगल से ये ब्रुक गुजर रही थी, तो सनी ब्रुक्स केनल, सनी ब्रुक्स स्टड फार्म, सनी ब्रुक्स डेयरी, सनी ब्रुक्स एग्रो, ये सारी कंपनियां मेरी हैं। अच्छा, ये सब फर्म्स आपके हैं? सेम ही नाम से हैं सब ना, स्टड फार्म और सब ये। सो व्हाट इज़ हॉर्स और घोड़ा आपके लिए क्या है? थोड़ा सा इसको डिफाइन करें या इसको थोड़ा सा बताएं प्लीज़। घोड़ा आपके लिए क्या है? मतलब आप एक दूसरे के लिए ये कह लो कि घोड़ा जैसे होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि जो हम तो सब बने ही घोड़े के लिए हैं, या हम तो सिर्फ घोड़ा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो व्हाट इज़ हॉर्स फॉर यू? पर्टिकुलरली हॉर्स मीन्स अ लॉट टू मी। जनरली अगर बात करें तो हर एक प्राणी से मुझे बहुत प्यार है। कुत्ते हो गए, गाय हो गई, घोड़े हो गए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, नेचर एनिमल्स। आई लव नेचर, आई लव ऑल एनिमल्स, आई रिस्पेक्ट देम। घोड़े की अगर एक विशेष बात करें तो आई लव द लॉयल्टी, आई एंजॉय द it enhances me as a human being. Okay. And us as a family. Okay, that's it. That we are horse keepers and we love horses. So अगर हम बात करें आपके चाइल्डहुड से अब तक, सो अगर हम किसी बहुत आपके दिल के बहुत करीब का कोई घोड़ा जो रहा हो उसके बारे में कोई स्टोरी, अगर थोड़ा सा या इंसिडेंट या कोई मेमोरी आप बता सकते हैं तो प्लीज़। सबसे करीब मेरे दिल के एक घोड़ी रही हुई है, वो है गोपी, जो मेरे छोटे भाई हर्ष लूनिया काफ़ी टाइम से लाने की सोच रहे थे हमारे पास, पर किरट काका उनको दे नहीं रहे थे। और फिर मेरे बर्थडे के दिन पे एक टाइम पे किरट काका ने हाँ बोला और वो मेरे बर्थडे के दिन पे हर्ष भाई ने और मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी। ओके, योर फेवरेट, और आपके बर्थडे के दिन आपको गिफ्ट मिली वो। और काफ़ी नामचीन घोड़ी रही है गोपी। अच्छा, बाग में थी वो? बाग में थी जी। ओके, तो किरट काका ने दे दी, वही बड़ी बात है। नहीं तो जब से वो बच्ची थी तब से देख रहे हैं उसको, पर किरट काका ने कभी दी नहीं। और तो आखिर में वो दे दी हमारे को और हमारे पास ही रही वो जब तक रही। अभी पिछले साल 2023 में दिसंबर में छूटी है वो। उम्र भी हो गई थी, 20 साल की हो गई बाग थी। से भी आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन स्टार्ट से रहे हैं जी।
ओके, सो इसका क्या आपकी फेवरेट घोड़ी गोपी आपके पास आई वहाँ से? ओके, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसी डिटेलिंग उसकी थी? गोपी भंवर घोड़ी थी। उसने बहुत नामचीन बच्चे दिए हैं। उसमें से मुस्कान है, धनराज है, गुजरात में काफ़ी बच्चे हैं उसके जो शो विनर्स भी रह चुके हैं और प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके ओके ओके। कल्याणी उसकी माँ थी और भंवर करके घोड़ा था जो उसका बाप था, उसकी माँ छूट गई थी जब वो पैदा हुई थी। अच्छी ब्रीडिंग वाली घोड़ी थी, मतलब बहुत अच्छी कहने को, और स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत अच्छी रही होगी। बहुत अच्छी थी, बड़ी छोटी 57-58 माप की थी खाली। ओके, पर बच्चे उसने कभी भी 63 के नीचे के नहीं दिए। ओके, बट ये तो देखो उसके अच्छे होने का या आपकी वो फेवरेट होने का कारण कहीं ना कहीं ये नहीं रहा होगा। वो तो इंडिविजुअली वो खुद उतनी अच्छी घोड़ी रही होगी और खुद ही एक बच्चे की तरह थी। मतलब यूं अपना सर रख के बैठ जाती थी कंधे पे, अगर आप उसके बगल जाओ तो एकदम ऐसे हो जाती है। मतलब बड़ी लविंग घोड़ी थी। नाइस। सो अगर अभी हम बात करें आपके स्टड फार्म में अच्छे नर घोड़े हमेशा से रहे हैं, और नर आपके पास कौन कौन से रहे जो काफ़ी अभी? हमारे पास वंश रहा है जो वनराज का बच्चा है। उसकी माँ ऊटी, ओके, जो भावनगर खड़ी है आज की तारीख में। फिर हमारे पास वीर है जो बाजी का छोटा भाई है। बाजी जो बारामती में है। ओके। फिर मेरे पास वंश का एक बच्चा है मस्ताना करके। और मेरे पास है ओम, जिसका शायद आपने वीडियो भी लिया हुआ है जी। वो आज की तारीख में हम उसको वापर रहे हैं स्टैलियन के रूप में। और उसकी लीनेज वो अलीशा का बच्चा है जो आज खड़ी है दाऊद जंग स्टड्स में हैदराबाद। ओके। और उसका बाप लोग बोलते हैं कि वो तूफान का भाई है, पर अपन उसको अननोन मानते हैं। और पुराने टाइम में तो ऐसे ही बोला जाता था कि ये उसका भाई लगता है, ये उसका बहन लगती है, या ऐसे वैसे ही लीनियज गिनी जाती थी। पर हाँ, तो बोलते हैं वो तूफान का भाई है। अपन तो उसके पिताजी को अननोन मानते हैं जी। और उस हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। पंच कल्याण बच्चा है वो, 8-7 साल का है। और एक दूसरा है और नुकरा अभी है अपने पास फार्म पे। तो यहाँ पे तो अभी आया, वो महाराष्ट्र वाले फार्म पे था, करजत पे था जी। मोगैम्बो। और वो बोलते हैं नीला का घोड़ा है। ओके, नीला जो नुकरा घोड़ा जी। ओके। और इसकी हाइट उसकी हाइट 68 माप का है। अच्छा, 68 के आसपास जी। गुलाबी नुकरा है, फुलकारी भी है थोड़ा सा। पर बोलते हैं हाइट उसकी कंफर्म 68 है। ओके ओके। तो इज ऑल हॉर्सेस अवेलेबल फॉर ऑल द मेयर्स, ऑल द स्टड फार्म्स? मतलब कॉमनली अवेलेबल हैं सबके लिए? बिल्कुल सबके लिए अवेलेबल है। और ज़्यादा कुछ फीस भी नहीं है। 15,000 रुपये कुल मांग रहे हैं। ओके ओके ओके। मतलब नॉमिनल फीसेस में आपके पास घोड़े अवेलेबल हैं? अगर वो भी नहीं हो आपके पास देने के लिए तो 5 किलो घी ले आइएगा गिर गाय का, बस बहुत हो गया, वो भी घोड़ों के लिए। ओके ओके। तो ऐसा ये मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फीस भी रख रहे हैं घोड़ों की, और अभी आप इतना नॉमिनल फीस और इस तरीके से, मतलब क्या इसके पीछे उद्देश्य है आपका? सर, दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा ज़्यादा। पर उनके घोड़े भी ज़्यादा वापरे जा रहे हैं, तो घोड़ों को उनको भी प्रोटेक्ट करना है या कमाना है, पता नहीं मुझे। पर ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है। ओके। ये मेरा शौक है और इस चीज़ का मैं पैसा नहीं लेना चाहता बिल्कुल। इसके लिए मैंने बोला अगर वो भी नहीं है तो 5 किलो गिर गाय का घी ले आइए। ओके ओके ओके। नाइस। तो अभी हम बात करते हैं, अभी आपके पास जो भी लाइनेज और जिस भी पैटर्न से आप हॉर्सेस कर रहे हैं, सो आप इज़ इट योर मतलब आप कम्प्लीटली ब्रीडिंग पे फोकस है आपका या ट्रेडिंग पे फोकस है या व्हाट, मतलब किस तरीके से आपका पैटर्न है हॉर्सेस रखने का? भी ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही नहीं है और ब्रीडिंग पे ज़रूर फोकस है। बात करूँ कि आपकी फेवरेट लाइन्स या आप जिन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी लाइंस पे, वो क्या हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी सबसे फेवरेट लाइन तो वनराज अली बाबा है। ओके। खूबसूरती भी है, हाइट भी है, मजबूती भी है, सब कुछ है उसमें। और सेकंड लाइन मुझे रत्नाकर और वरखाना दोनों पसंद है खूब। मैं उससे भी टिकता हूँ, वो भी हैं जानवर मेरे पास, उनकी भी ब्रीडिंग कर रहे हैं। ओके।
और बाकी के जानवर तो अपन वापरेंगे ही, ऐसा नहीं है नहीं वापरेंगे, बहुत खूबसूरत जानवर है बाहर, पर एक बार अपना बेस स्टॉक बन जावे उसके बाद। ओके अभी मतलब वो उसको कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब अभी की जो अभी के टाइम की जो इम्पोर्टेंस है वो उनके साथ जाओगे आप। जी। हो सकता है मतलब किसी से भी आपका कोई पर्सनली कुछ परेशानी नहीं है किसी भी लाइनेज से आपको? किसी भी नहीं है। हाँ क्योंकि सभी घोड़े हैं एक्चुअली बिल्कुल। अल्टीमेटली। और अपने को घोड़ों से प्यार है। हाँ लीनेज तो एक समय के बाद से ही सब चीज़ें बिल्कुल। प्रचलन में आई है ना। उससे पहले तो सब घोड़े ही थे, मतलब बिल्कुल। अच्छा घोड़ा लोग देखते थे, सही ना बात। कि अच्छी लीनेज घोड़ा लोग देखते थे। सो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं प्रिजर्वेशन जो है आपका, या फिर इसको कह लो आप सेवा का भाव जो है वो घोड़ों के प्रति किस तरह का है, कुछ उसके बारे में कुछ स्टोरी या कुछ इंसिडेंट आप बताना स्टोरियाँ तो चाहें? बहुत हैं, हाँ मेरे बट को कुछ लगता है खास। अपने को पूरा दिन लग जाएगा वो चीज़ डिस्कस करने अच्छा में। कहीं ना कहीं मैंने फेवरेट सब्जेक्ट की बात करी है हाँ, आपके। तो इसमें क्या है, सेवा में तो मैं और मेरे भाई दोनों मानते हैं, एक्चुअली मेरा भाई ज़्यादा मानता है हम्म कि सेवा अपने को करनी ही करनी है। हम्म तो क्या होता है कि सालों से सेवा करते आए हैं जानवरों के प्रति, तो हम्म सबको वो शौक चढ़ जाता है हम्म घर में। हम्म तो हम लोग हर साल एक ना एक जानवर कोई ना कोई फार्म से या मेले से जो टूटा हुआ दिखता है, जिसमें प्रॉब्लम है, हम्म उसको लेते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, हम्म सीखते हैं हम भी, हम्म उसको बेटर ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। हम्म तो ये चीज़ हम आज पिछले 15 साल से तो कर ही रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कहीं ना कहीं कि जो सीखना और एक्सपेरिमेंट तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी है, उस जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं सेवा आ जाती है। पूरी सेवा ही है, हाँ सीखना उसका बाइक प्रोडक्ट है, जी। सेवा ही है मेन चीज़। हाँ कि जैसे कुछ लोग इसको भी बोल देंगे कि आप मतलब कुछ और लोग ये कह भी सकते हैं इसको देखने वाले कि भैया आप सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा करते एक्सपेरिमेंट हैं नहीं जी, तो। एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते इसको। हम्म हाँ, उसका इलाज करने के लिए अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट ज़रूर करने पड़ते हैं, हाँ पर वो कोई लैब नहीं है हमारे पास। ये हम अलग अलग नेचुरल, कभी एलोपैथी वापर लिया, कभी होम्योपैथी वापर लिया, कभी आयुर्वेदा वापर लिया। अच्छा होम्योपैथी भी यूज करते हैं घोड़ों पे आप? बिल्कुल वापरते हैं और सर, आयुर्वेद भी? आयुर्वेद भी यूज़ अरे वाह। करते हैं। हमारे पास एक भरत जी की लिखी हुई, एक बहुत पुराने सीनियर जी थे घोड़ों के, उनकी लिखी हुई एक स्टेबल मैनेजमेंट और घोड़ों की औषधों की किताब है, जिसको हम अभी ट्रांसलेट करवा रहे हैं। ओके तो उसमें हर एक बीमारी का नेचुरल वे से इलाज बताया गया है। ओके नेचुरल तरीके से तो इलाज हम होता है। उसको लेते हैं, समझते हैं कि ये प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं और उसको ठीक करते हैं। ओके ओके कोशिश करते हैं ठीक करने की, ठीक तो भगवान के हाथ में है और घोड़े के हाथ में है। राइट बात अपन है। उसको प्यार दो और उसको ट्रीटमेंट दो तो हो जाता है, 99% तो सक्सेस ही मिलता है इसमें। ओके सो अगर हम बात करें लगभग अब तक कितने घोड़े अपने यहाँ पे आके और वो बिल्कुल सही स्थिति 15 में से 20 15 से 20 घोड़े आपके जी यहाँ पे सही स्थिति में आ गए हैं, चाहे वो उनकी बीमारी किसी भी तरह की रही हो, जी चाहे उनकी डिजीज़ किसी भी तरह की रही जी। हो। ओके सो इसको कुछ लोग जो कहते हैं कि भैया अगर आप घोड़े में जो बीमारियां होती हैं उस तरह के आप घोड़े लेते हो तो आपका ये पर्सनल चॉइस है ना, कहीं ये हो भी सकता है ऐसा कि आपको आपका ये चॉइस रहे कि मैं अच्छे से अच्छा प्रॉपर सब कुछ देख के वो घोड़ा खरीदूं, और वह अगर मेरे यहाँ पे कोई अगर इंसिडेंट हो भी जाता है या मेरे यहाँ पे कोई घोड़ा ख़राब हो जाता है तो उसको फट से निकालने की कोशिश करते हैं लोग कि इसको हटाओ यहाँ से, मेरे यहाँ पे बिल्कुल क्लीन स्टॉक रहना चाहिए। बट अगर एक्सपेरिमेंट भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सेवा तो टाइम लगता है, सेवा लगती है आपके। अगर कोई आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट करता है, आपका टाइम आपका पैसा उसमें कंज्यूम होता है। सो ये कहीं ना कहीं ये अगर भाव है कि उसको उस जानवर को ठीक करना है तो ये कहीं ना कहीं अच्छे की तरफ ही है, इसमें स्वार्थ मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कहीं भी है स्वार्थ इसमें कोई चीज़ का नहीं है सर। हाँ जी सो भाव ही है। हाँ ये भाव की सेवा बात का ही भाव है। भाव की बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो अभी जैसे अगर हम बात करें हमारे पास मादाएं कितनी हैं और नर तो जैसे बता चुके हैं आप, मादाएं कितनी हैं हमारे पास? सर मादाएं होंगी कम से कम अपने पास अभी अप्रोक्सीमेटली बताऊंगा क्योंकि मेरी गिनी हुई भी नहीं है। नाम बोलोगे मैं सारे ले लूंगा, पर 15 एक होनी चाहिए सर। हाँ 15 एक होनी चाहिए। ओके और बच्चे होंगे अदंत उदंत नाकन ओके 7-8। हाँ ओके
सो अभी हम जहाँ पे स्टड फार्म कर रहे हैं ये हमारी मतलब एंसेस्टर्स की हमारा खुद की पुश्तैनी ज़मीन है। हाँ जी, पुश्तैनी ज़मीन है। ओके। करजत में हमारा जो हमने वहाँ पे लैंड जो कितने समय पहले से ली थी? वो 91 में ली हुई ज़मीन है। अच्छा, 91 में। सो डॉग ब्रीडिंग में और हॉर्स ब्रीडिंग में कॉमनली क्या आप किन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं? ये अगर थोड़ा सा ब्रीडिंग के बारे में अगर बात करें हम, तो किन पॉइंट्स पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं? हमारा उद्देश्य दोनों चीज़ में, डॉग्स में और हॉर्सेस में खूबसूरती है मेन। खूबसूरती है और प्रोपोर्शन है। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास मिल गई, अगर प्रोपोर्शनेटली आपका घोड़ा या कुत्ता सही है, तो आप उससे हर काम करवा सकते हैं। ओके। वो ब्यूटी में भी सेट बैठता है, वो ब्रीडिंग में भी सेट बैठता है, वो हर चीज़ में बैठता है। सो डॉग्स का पहले से आपको शौक है, तो डॉग्स में कौन सी ब्रीड आपने रखी या सब ब्रीड आपने रखी? और रखी तो काफ़ी है, पर मेरा मेन उद्देश्य वहाँ पे जर्मन शेपर्ड्स है। जर्मन शेपर्ड्स पे मैं ब्रीडिंग ग्रेट डेन्स की भी करता हूँ, लैब्राडोर्स की भी करता हूँ, गोल्डन रिट्रीवर्स की भी करता हूँ, बीगल की भी करता हूँ, शुत्ज़ू की भी करता हूँ, पर मेरा मेन उद्देश्य जर्मन शेपर्ड्स है। तो somehow we can say जर्मन शेफर्ड इज योर फेवरेट ब्रीड? हाँ, ओके। सो जर्मन शेफर्ड में अगर बात करें, थोड़ा सा हम हॉर्सेस से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक बात कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली सब ब्रीड की बात है। सो जर्मन शेफर्ड की अगर हम कुछ ब्रीडिंग या उसकी स्ट्रक्चर वाइज पॉइंट्स पे अगर हम बात करें, तो क्या बदलाव आए हैं पहले से लेके अब तक उसमें? सर मैं आपको मेरे हाथ के एंगल से बता दूंगा कि पहले ऐसे कुत्ते आते थे। ओके, फिर ऐसी ढलान स्लाइड बैक वाले आए, फिर इतनी सी आए, फिर ऐसे आए, फिर अब वापस ऐसे आने लग गए। ओके, तो एंगुलेशन अभी भी वापस धीरे-धीरे खत्म हो रहा है? धीरे-धीरे वापस हल्का सा वापस ऊपर आ रहा है। ओके। तो ऐसे कुत्ते आने लग गए हैं अभी। पर फिर भी वो उतने सही नहीं है जो प्रोपोर्शन के हिसाब से चाहिए। ये एंगुलेशन सही होता है कुत्ते के लिए, ताकि वो हर्डिंग कर सके जिसके लिए वो पैदा हुआ है या जिसके लिए वो ब्रीड बनी है। ओके। अगर ऐसा कुत्ता रहेगा तो वो कैसे भागेगा? या सेम चीज घोड़े में, अगर ऐसा रहेगा तो कैसे भागेगा? जब तक उसका पूरा गेट नहीं रहेगा तब तक वो भागेगा कैसे? छोटी गर्दन होगी, छोटे पाँव होंगे, करेगा क्या वो? आगे पीछे से बैलेंस होना चाहिए, सब चीज प्रोपोर्शनली होनी चाहिए। ओके। सो ये बदलाव मैंने इसलिए पूछे हैं कि जैसे घोड़े में भी धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आए हैं, उसका फिजिक वाइज, उसके स्ट्रक्चर वाइज बहुत सारे बदलाव शुरू से लेकर अब तक आए हैं। तो वो उनमें आपका ये परसेप्शन हर किसी का अपना अपना हो सकता है, बट मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं अगर, तो आपका पॉइंट क्या उसमें ओपिनियन है? मतलब सर खूबसूरती होनी चाहिए, कान कनौती बढ़िया होनी चाहिए, गर्दन लंबी होनी चाहिए, हाइट में 64 तक ठीक है, उसके ऊपर मुझे जमता नहीं है। आज मेरे पास एक 68 माप का घोड़ा खड़ा है, उस पर मैं चढ़ नहीं सकता, क्या मतलब है वो घोड़े का? That's why I'm asking your opinion, मतलब commonly कुछ भी हो सकता है। I personally don't believe in such heighted animals, but the world needs it, so people are producing it and selling it. Okay. Otherwise, what is the purpose of having such a big horse? These horses are supposed to fight wars. Where are these horses, these tall ones, going to fight wars? I want to understand that. तो जैसे अगर हम बात करें तो मतलब अगर आप ब्रीड भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी एवरेज में ही कर रहे हैं। मेरे पास तो सब यही एवरेज के घोड़े हैं, मारवाड़ी में घोड़े। आई थिंक अगर वंश की बात करें जो आपके पास रहा घोड़ा, या और भी घोड़ों की जिनके ब्रीडिंग के लिए आप बात कर रहे हैं कि ऐसे घोड़ों से ब्रीडिंग आपने करवाई, या उन घोड़ों की लिनेज आपके कहीं ना कहीं आपके फार्म में? मैंने तो 64 माप के ऊपर का आज तक कोई घोड़ा भरा ही नहीं है, खोला ही नहीं है मेरी घोड़ियों पे। हाँ, तो अभी के तारीख, जैसे आज की डेट में जहाँ पे हाइट्स बहुत लेवल पे चली गई है, एक मतलब जिसको बात करते हैं हम काफ़ी, मतलब एक बेंचमार्क कोई सेट ही नहीं है, तो उसमें आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे एज ए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू? कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू सर, जिसको अच्छी ठोस लीनियज का जानवर चाहिए, डिसेंट हाइट का, 62, 63, 64 का, अच्छी खिलाई पिलाई वाला, he is most welcome to come and buy. If nobody wants to buy, no problem, we have enough. God has given us enough to feed our animals. Okay. So जिनका चॉइस मुझसे मिलता है वो उनका वेलकम है,
और बाकी थैंक यू। सबका वेलकम है सर, सबका वेलकम है। अच्छा ऐसा है क्या? सबका वेलकम है। हाँ, अपनी हाँ। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, सबका अपना ओपिनियन रखने का मैंने हक इसीलिए है बात दुनिया में। और ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे स्टड फार्म का ओपिनियन है। हाँ, मैंने कहीं न कहीं इसीलिए ये बात मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि कोई भी बात किसी के द्वारा बोली गई या किसी प्लेटफ़ॉर्म पे वो बात रिलीज़ होती है, तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत सरकार का नियम पारित हो बिल्कुल गया हो नहीं, कोई। बिल्कुल नहीं। वो आपका ओपिनियन है, आपका पर्सनल ओपिनियन है। मैं अगर डॉग रखता हूँ और जर्मन शेफ़र्ड रखता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एग्जैक्टली, ग्रेट डेन मेरे को नहीं जमता है तो नहीं, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एग्जैक्टली, सो वैसे ही हॉर्सेज़ में है सेम कि हाँ, कि मेरे को जर्मन शेफ़र्ड पसंद है, तो मेरे को ग्रेट डेन नहीं पालना है ना। बिल्कुल। सो बहुत ही कहीं न कहीं मैं इस चीज़ में सहमत हूँ और एज़ ए यूट्यूबर और एज़ ए सोशल मीडिया हैंडलर मुझे ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए, बट स्टिल कहीं न कहीं मैं भी हॉर्सेस से प्यार करता हूँ और मुझे भी कहीं न कहीं प्रोपोर्शन और एक लिमिट हाइट का जानवर मुझे ज़्यादा इम्प्रेस कर पाता है बनस्पत बहुत हाइटेड एनिमल्स के। सो एक बहुत ही सटीक और बहुत ही आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे कहीं ना कहीं करना चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है, आपके पास भी समय थोड़ा कम है। सो हम डेफिनेटली हम आगे भी कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, बट आज के लिए ये दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि अगर आज की तारीख में आपकी लिस्ट में अगर कोई लीनेज को आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है और आपके दिल में ऑलरेडी है वो है, बट अगर किसी को ऐड ऑन करना हो तो वो कौन सी लीनेज या वो कौन सा एक घोड़ा आपकी लिस्ट में हो सकता है? घोड़े में सर बहुत से घोड़े हैं बाहर, पर अगर लीनियज वाइज आप बात करेंगे तो मैं आलीशान ज़रूर ऐड करूंगा मेरे लीनियज में अब। ओके, तो अब तक आप उससे बचते रहे हैं? अब तक मैं बचता रहा हूँ। अच्छा, और अब आप उसको ऐड करेंगे? जी। वेरी नाइस। और क्योंकि अब मैं अपने मेन स्टॉक में तो उसको वापरूंगा नहीं, पर नीचे वाले स्टॉक में ज़रूर वापरूंगा। अब मेरे बच्चे सब बड़े होने आए हैं। हाँ 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 हाँ। सो आगे की ब्रीड के लिए माय आपको थर्ड जनरेशन विल हैव आलीशान, दैट इज व्हाट आई हैव। और वो क्यों आपने चुना? बिकॉज दैट इस लीनियज में अब कम होने लग गए घोड़े। हाँ हाँ हाँ, बट वो सब कुछ बाहर आलीशान है। जैसे आलीशान बिल्कुल जैसे आलीशान आपने चुना, हो सकता था आप पैलेस भी बोल सकते थे, हो सकता था आप देवली भी बोल सकते थे, हो सकता था आप कुछ भी बोल सकते थे, बट वाई आलीशान में काफी अच्छे घोड़े हैं जो मेरे नज़र में हैं सर। ओके। और वो मुझे वापरने हैं। आई वुड लव टू हैव देयर ऑफस्प्रिंग एट माय फार्म। बट अगर हम बात करें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं आप उसको देख रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं? कमर्शियली तो मैं दिमाग ही नहीं लगाता इस चीज़ में। ओके। मेरा उद्देश्य खाली अच्छे घोड़े पैदा करना है। अच्छा नहीं हो, कुछ बर्थ डिफेक्ट हो तो भी वो मेरे पास ताजिंदगी रहेगा। किसी को पसंद आवे, मोस्ट वेलकम टू कम एंड बाय। अदरवाइज दिस इज नॉट अ कमर्शियल ओके कमर्शियल एक्टिविटी एट ऑल फॉर मी। ओके, सो व्हाट हु इज योर फेवरेट हॉर्स टिल नाउ, मतलब जो अब तक आपने यूज किए हैं उसके अलावा प्लीज कोई एक नाम। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, एक पर्सनल बात है। फॉर मी माय पर्सनल फेवरेट राइट नाउ आउटसाइड इज दिलबाग। दिलबाग, आई लव दिलबाग। ओके, very nice. I had used Dilbag when he was with Gajubana also. But unfortunately the mare only passed away in full. So I will be using Dilbag if Sunny ji now permits me to use him. Okay. सो थैंक यू सो मच। वैसे हो जाएगा, आप भी सनी हैं, वो भी सनी है। सो बैठ जाएगी बात कहीं ना कहीं। सो थैंक यू सो मच सर, आपका अमूल्य बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं और जब घोड़े की बात हो तो फिर आप पूरा दिन भी बात कर सकते हो, बट थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य समय दिया और अपने कुछ जानकारियाँ दी अपने स्टड फार्म के बारे में, घोड़ों के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे की सीरीज में हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।